आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग में, जिसमें जो होता है शिक्षण का आयोजन हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो उसमें मेन रूप से हम लोग इसको 3 स्तर में डिवाइडेशन करते हैं। 3 स्तर कौन कौन से होते हैं? पहला मेमोरी लेवल होता है, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, तीसरा रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, जिसको हिंदी में हम लोग स्मृति स्तर बोलते हैं। दूसरा बोध स्तर होता है, या जिसको समझ स्तर हम लोग बोलते हैं। और तीसरा जो होता है चिंतनशील स्तर होता है, या विचारशील स्तर होता है। इस बात करते हैं कि इसके फाउंडर्स कौन होते हैं। तो इनके फाउंडर्स में आपके मेमोरी लेवल में हर्बर्ट है इनके, तो हर्बेटियन मॉडल के नाम से जाना जाता है। अंडरस्टैंडिंग मॉडल में ये मॉरिसन ने दिया है, इसलिए मॉरिसन टीचिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है। वही रिफ्लेक्टिव की बात करेंगे तो बीके एंड हंट ने इसको जो है ये टीचिंग मॉडल दिया है। अब आप लोग जब मेरे साथ स्टार्ट करेंगे तो इसमें जो है मेमोरी लेवल में हम लोग बात करते हैं कि इसको आप जो 3 खानों में जब आप अपना बनाएंगे तो 3 खानों में इसको डिवाइडेशन कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें हमने अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि मेमोरी लेवल में क्या होता है। मेमोरी लेवल में फैक्ट और इंफॉर्मेशन जो है वहां पर दी जाती है। इसमें तथ्यों को दिया जाता है, तथ्यों से संबंधित सूचनाओं को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? स्टूडेंट को दिया जाता है। इसमें कौन कौन सी लर्निंग हम लोग यूज करते हैं? तो हम लोग चेन लर्निंग यूज करते हैं, हम लोग सिग्नल लर्निंग यूज करते हैं, हम लोग स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग यूज करते हैं। इस लर्निंग का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं। अब ये किस पर सेंटर्ड होता है? टीचर सेंटर्ड होता है या स्टूडेंट सेंटर्ड होता है? तो आप लोग नोट डाउन करिएगा, या जो है टीचर सेंटर्ड होता है। आपका किस पर सेंटर्ड होता है? टीचर सेंटर्ड होता है। और इसमें मैक्सिमम लेवल पर मोटिवेशन दिया जाता है, मतलब किसी भी चीज को बार बार याद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें अब बात करते हैं, ये तो हम लोगों ने बात कर ली कि मेमोरी होती क्या है। मेमोरी का मतलब होता है जब किसी एक चीज को 1 बार 2 बार 3 बार कई बार जब हम प्रयोग में लाते हैं तो वो मेमोरी स्तर या स्मृति स्तर पर आधारित होता है। ये जो है छोटी कक्षाओं में इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। अब बात करते हैं इसके फाउंडर जो है हर्बर्ट महोदय ने, तो हर्बेटियन मॉडल्स को क्यों कहा जाता है, हर्बर्ट ने इसमें क्या भूमिका निभाई, उससे संबंधित हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें इन्होंने 4 स्टेप बताए हैं। 4 स्टेप कौन कौन से? एक पहला आपका फोकस है, ठीक है, पहला आपका फोकस है। दूसरा आपका क्या है? सिंटेक्स है। तीसरा आपका सोशल सिस्टम है। चौथा आपका सपोर्ट सिस्टम है। सोशल फोकस को हम लोग केंद्रित बोलते हैं, सिंटेक्स को वाक्य विन्यास बोलते हैं, सोशल सिस्टम को सामाजिक व्यवस्था बोलते हैं, और सपोर्ट सिस्टम को समर्थन प्रणाली के नाम से जानते हैं। हमने क्या क्या पॉइंट्स को डिस्कस किया है। तो सबसे पहले फोकस है। फोकस में ट्रेनिंग ऑफ मेंटल एस्पेक्ट की बात करते हैं, मतलब मानसिक पहलुओं के प्रशिक्षण की बात करते हैं। दूसरा जो है प्रोवाइडिंग नॉलेज फैक्ट्स की बात करते हैं, जिसमें ज्ञान जो है ज्ञान तथ्यों को प्रदान करना होता है, मतलब इसको फैक्ट के बारे में बताने का हम पूरा का पूरा प्रयास करते हैं। फिर तीसरे पॉइंट में क्या होता है कि रिटेनिंग द लर्निंग फैक्ट्स की बात करते हैं, जिसमें सीखने के तथ्यों को बनाए रखना यहाँ पर ध्यान केंद्रित करते हैं हम लोग। फिर इसके बाद एक पॉइंट और हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कहते हैं कि रिकॉलिंग द लर्न फैक्ट, ठीक, लिखेंगे रिकॉलिंग द लर्न फैक्ट्स, रिकॉलिंग द लर्न फैक्ट्स। यहाँ पर तो इतने पॉइंट्स हैं। इसमें क्या कहेंगे, इसको हिंदी में कहेंगे सीखे गए तथ्यों को याद करते रहना। लिखेंगे सीखे गए तथ्यों को याद करना। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसको भी हम लोग को ध्यान में रखना है। आप देखते हैं एनटीए का जो क्वेश्चन बनाने का जो तरीका है वो कोडिंग में पूछते हैं। कोडिंग में आपको ये 4 पॉइंट दे दिए जाएंगे, ये 4 में से कोई पॉइंट्स आपको गायब रहेगा। तो आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करना है, जहां पर रिकॉलिंग की बात आएगी, जहां पर रिटेनिंग की बात आएगी, जहां प्रोवाइडिंग नॉलेज की बात आएगी, जहां पे आपका आएगा ट्रेनिंग की स्पेलिंग गलत है ना, ट्रेनिंग सही, ट्रेनिंग की बात आएगी,
ट्रेनिंग भी हमेशा मेमोरी लेवल पर ही दिया जाता है। आप देखते, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो फौज में जो लोग भर्ती होते हैं उनको डेली ड्रिल एंड प्रैक्टिस कराया जाता है, डेली जो है उनको लेफ्ट राइट करना सिखाया जाता है, आगे पीछे कदम ताल करना सिखाया जाता है, तो ये किस स्तर पे प्रयोग में लाया जाता है। अब मैंने तो बताया है आपको छोटी कक्षा में प्रयोग करना, लेकिन यहाँ पर किस में आएगा, मेमोरी लेवल पे, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे या रिफ्लेक्टिव लेवल पे। तो ध्यान रखना है, जब कभी एक ही चीज को हम एक से अधिक बार कई बार प्रयोग में लाते हैं, रिकॉलिंग, रिटेनिंग, प्रोवाइडिंग नॉलेज, फैक्ट, ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो वो आपका मेमोरी लेवल पर आपका आएगा। ये पॉइंट्स क्लियर है, आप सभी को बताएं ये पॉइंट यहाँ पे हम लोगों ने। अब बात आती है सिंटेक्स की, हम लोग बात करेंगे। तो मैंने कहा कि हर एक पॉइंट को हम बात करेंगे, आप अपनी कॉपी में वैसे ही लिखते रहेगा। आपने सबसे पहले फोकस हेडिंग डाली है, फोकस के नीचे पूरा लिख दीजिए। अब सिंटेक्स डालते हैं, सिंटेक्स में देखते हैं क्या क्या बातें करी गई है। इस पर सिंटेक्स के बारे में, इस पर सिंटेक्स के बारे में बात करेंगे। सिंटेक्स के बारे में बात करेंगे, किस पर, ठीक, सिंटेक्स। सिंटेक्स के बारे में इन्होंने क्या बताया, सिंटेक्स में इन्होंने टोटल छह पॉइंट्स बताए हैं। 6 पॉइंट्स कह सकते हैं, 6 स्टेप कह सकते हैं कि इसमें सिंटेक्स में क्या क्या बातें आपकी कही गई है आपकी, ठीक है। इसको हम लोग सिंटेक्स को एक और नाम से भी जाना जाता है, सिंटेक्स में हमेशा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक, याद रखिएगा। सिंटेक्स जो होता है, जिसको हिंदी में वाक्य विन्यास बोलते हैं, इसमें हम लोग स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, किसी भी चीज को कैसे करना है, किस तरीके से करना है, यहाँ पर ये बताया जाता है। और एग्जाम में अगर पूछ लिया जाएगा कि हर्बर्ट के अनुसार जो सिंटेक्स है, सिंटेक्स के स्टेप बताइए, तो सिंटेक्स के स्टेप आप लोग लिख लीजिएगा, यही एग्जाम में पूछ सकते हैं। सबसे पहला प्रिपेयरिंग होता है आपका, या प्रिपरेशन बोलते हैं, प्रिपेयरिंग या प्रिपरेशन होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा आपका होता है स्टेटमेंट ऑफ एम, स्टेटमेंट ऑफ एम होता है। तीसरा पॉइंट क्या होता है, तीसरा आपका आता है प्रेजेंटेशन, आपका प्रेजेंटेशन होता है। चौथा आपका क्या होता है, चौथा आपका एसोसिएशन होता है, आपका एसोसिएशन होता है आपका, ठीक। चौथा, पांचवा आपका जनरलाइजेशन होता है, जनरलाइजेशन होता है आपका। और छठवें की हम बात करेंगे तो छठवां पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन होता है आपका, ठीक। अब एग्जाम में आपको गलती क्या होगी ये जान लो। एग्जाम में हमेशा हम लोग को ये ध्यान रहता है कि जनरलाइजेशन सबसे लास्ट में होता है, याद रखना जनरलाइजेशन यहाँ पर सबसे लास्ट में इन्होंने नहीं रखा है, ठीक है ना, नहीं रखा है। चलो इसकी हिंदी में हम लोग लिख लेते हैं। प्रिपरेशन को हम लोग बोलते हैं तैयारी, ठीक है ना, तैयारी होती है। फिर स्टेटमेंट ऑफ एम, उद्देश्य का विवरण होता है आपका, उद्देश्य का विवरण होता है आपका, ठीक। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट जो होता है, तीसरा होता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को हम लोग प्रस्तुति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रस्तुति, प्रस्तुति होता है। चौथा एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब होता है, देखा हो आपने एसोसिएशंस होते हैं, उसको संघ बोलते हैं, संगठन बोलते हैं हम लोग, या जहां पे होता है आपका, इसको संघ बोलते हैं हम लोग, संघ होता है। जनरलाइजेशन का मतलब सामान्यीकरण होता है आपका, सामान्यीकरण होता है। फिर आपका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब आवेदन, आवेदन होता है। अब यहाँ पर आप जब आप इसके कॉम्पिटिटिव नोट्स बनाएंगे तो सब में, सब के सब में ही ये पॉइंट्स आपको डिस्कस करने हैं।
ये 4 पॉइंट दिया हूँ, ये 4 के चारों पॉइंट सब में डिस्कस करना है, मेन अंडरस्टैंडिंग में भी और रिफ्लेक्टिव में भी। तो आपको याद रखना है सिंटेक्स में ये इसके स्टेप क्या होंगे। तो PSP AGA, क्या PSP AGA क्या है आपका, PSP AGA, ठीक है। ये आपका स्टेप है, ये किसने, हर्बर्ट ने दिया है, PSP और AGA। तो पी का मतलब प्रेजेंटेशन है आपका, जिसमें हम क्या करेंगे, किसी भी चीज को करने के लिए सबसे पहले हम तैयारी करेंगे। अगर हमें क्लास में जाकर पढ़ाना है या समझाना है, बताना है, तो उसके हम तैयारी करेंगे। अब तैयारी करने के साथ साथ उद्देश्य, स्टेटमेंट ऑफ एम, उद्देश्यों को हम लोग बताएंगे। विवरण का मतलब होता है कि वो हमारा स्टेटमेंट एकदम क्लियर होना चाहिए स्टेटमेंट, ठीक है। उद्देश्यों का विवरण होगा। फिर इसके बाद जब हम क्लासरूम में पहुंचेंगे तो हम प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट करने के साथ बच्चों को जोड़ेंगे। बच्चों को जोड़ने के बाद एक जनरलाइजेशन, एक सामान्यीकरण उन लोगों के बीच में क्या करेंगे कि सभी बच्चे समान है, सभी को एक जैसी शिक्षा दी जाए, वहां पे जनरलाइज किया जाएगा। फिर लास्ट में उसका एप्लीकेशन हम लोग लागू करेंगे, मतलब उस पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हम लोग को याद रखना है, PSP AGA के बारे में याद रखना है। पी का मतलब प्रेजेंटेशन है, वो प्रिपरेशन है आपका। दूसरा एस का मतलब स्टेटमेंट है आपका। पी का मतलब प्रेजेंटेशन है, पहले में प्रिपरेशन है, दूसरे में प्रेजेंटेशन है। यहाँ पर पहले ए में एसोसिएशन है और दूसरे ए में एप्लीकेशन है आपका। तो ऐसे हम लोगों को निमोनिक के आधार पे याद रखना होगा आपका। क्लियर है पॉइंट। यहाँ पर टोटल 40 सब यूनिट है आपकी। अब 40 सब यूनिट में कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, उसमें कोई इफ बट नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं सोशल सिस्टम के बारे में, ठीक। सोशल सिस्टम के बारे में बात करें तो सोशल सिस्टम में क्या बताता है, ये कहता है कि द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इज ए सोशल एंड प्रोफेशनल, मतलब शिक्षण की प्रक्रिया जो होती है वह सामाजिक और पेशेवर है आपका। क्या है आपका, टीचिंग, कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इज सोशल एंड प्रोफेशनल, मतलब शिक्षण की प्रक्रिया जो होती है वह सामाजिक और पेशेवर होती है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि pupils एंड टीचर आर मेंबर ऑफ द सोशल सिस्टम। इसमें ये सोशल सिस्टम के मेंबर होते हैं। कौन है, pupils एंड टीचर, टीचर, ठीक है। ये क्या है, ये मेंबर है, किसके है, ये मेंबर है आपके, मेंबर्स होते हैं, एक सदस्य होते हैं, किसके होते हैं, सामाजिक व्यवस्था के ये एक सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। कहते हैं शिक्षक जो होता है प्राथमिक स्थान पर होता है और विद्यार्थी जो होता है सेकेंडरी प्लेस पर होता है। तो प्राइमरी प्लेस पे कौन होता है, याद रखिएगा, प्राइमरी की बात कर रहा है, प्राइमरी प्लेस, ठीक है। पॉइंट जो नोट करने वाला यही है कि प्राइमरी प्लेस पर कौन होता है, प्राइमरी प्लेस पर आपके टीचर होंगे और सेकेंडरी प्लेस की बात करेंगे हम लोग तो सेकेंडरी प्लेस में आपके स्टूडेंट आएंगे, आपके स्टूडेंट या पुपिल, ठीक। ये आपका आएगा यहाँ पर। तो ये आपका किस में कहता है, ये आपका सोशल सिस्टम में बात करता है। क्लियर। अब बात करते हैं इसमें और आगे, इसमें कहते हैं कि जब इतनी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे टीचर के कार्य की बात हम कर ले, क्योंकि फंक्शन ऑफ द टीचर, मतलब शिक्षक के क्या कार्य है, शिक्षक के कार्य क्या है। तो यहाँ पे कहता है सबसे 3 पॉइंट पर वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट है आपके। कौन कौन से 3 पॉइंट है, चलो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। 3 पॉइंट कौन कौन से हैं, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट नंबर एक पर आप कह सकते हैं प्रेजेंटिंग द कंटेंट, सामग्री प्रस्तुत करना। क्या है पहला, प्रेजेंटिंग द कंटेंट, प्रेजेंटिंग द
कंटेंट्स मतलब क्या होता है, टीचर के जो टीचर होता है, टीचर का कार्य सबसे पहला होता है सामग्री को प्रस्तुत करना। जो भी कंटेंट है, जो भी मटेरियल है, पढ़ने से संबंधित, पढ़ाने से संबंधित, उसको प्रेजेंट करना किसके सामने, स्टूडेंट के सामने। अब ये प्रेजेंटेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसी के सामने कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। ये प्रेजेंट करने के तरीके से ही आप अट्रैक्शन बढ़ा सकते हैं ना, आप अपने बीच, दोनों के बीच अट्रैक्शन बढ़ा सकते हैं। तो ये होता है। सेकंड पॉइंट पे क्या होता है, सेकंड पॉइंट पे आपका होता है कंट्रोलिंग द पीपल एक्टिविटीज। क्या होता है, ठीक, कंट्रोलिंग, ठीक, कंट्रोलिंग द पीपल, ठीक, कंट्रोलिंग द पीपल एक्टिविटीज, ठीक, कंट्रोल क्या कह रहा है, कंट्रोलिंग द पीपल एक्टिविटीज। अब टीचर जो है उसको डांटकर और मारकर आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप उसमें इतने हावी इन द सेंस, आप उसको इतना इम्प्रेस कर दो, इतना इम्प्रेस कर दो कि सामने वाला आपकी बिना आज्ञा के कोई काम करे ही ना। यहाँ पे कह रहा है कि विद्यार्थियों की गतिविधियों को नियंत्रित करना है। गतिविधियों को नियंत्रित करने का इन द सेंस कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। जब उसको ये आप समझा ले जाएंगे तो वो कंट्रोल में रहेगा आपके। जो कोई भी चीज पूछना होगा तो वो आपसे बिना पूछे नहीं करेगा। तो पहला प्रेजेंटिंग द कंटेंट की बात हो गई, दूसरे में कंट्रोलिंग द पीपल एक्टिविटीज, मतलब विद्यार्थियों की गतिविधियों को नियंत्रित करना होता है यहाँ पर। तीसरा पॉइंट जो होता है आपका प्रोवाइडिंग मोटिवेशन होता है आपका। क्या होता है, प्रोवाइडिंग मोटिवेशन। प्रोवाइडिंग मोटिवेशन, ठीक, प्रोवाइडिंग मोटिवेशन की बात करेंगे, मतलब यहाँ पे प्रेरणा प्रदान करना, उसको मोटिवेट करते रहना कि नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप इससे बेहतर आप कर सकते हो। यहाँ पर ना, यहाँ पर आप इससे बेहतर कर सकते हो। ये उसको जो है हम लोग क्या करेंगे, तो कॉन्फिडेंस लेवल उसका हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे हम लोग। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर, आपके क्या है, ये तीनों आपके टीचर के कार्य हैं। ठीक है, फंक्शंस ऑफ, फंक्शन है आपके, ठीक है, टीचर के, ठीक, टीचर के फंक्शन है, टीचर के कार्य हैं ये आपके। ठीक, पॉइंट पे बात करेंगे सपोर्ट सिस्टम क्या होता है। सपोर्ट सिस्टम में हम बात करेंगे ना, सपोर्ट सिस्टम की हम लोग बात करेंगे कि सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, समर्थन प्रणाली क्या होता है। तो सपोर्ट सिस्टम में हमेशा क्रीमिंग की बात करते हैं। क्या करते हैं, क्रीमिंग की बात करते हैं। क्रीमिंग, क्रीमिंग का मतलब होता है रटना, रटने की बात। यहाँ पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है किस पर, रटने पर जोर दिया जाता है। ठीक है ना। अब कैसे, इसमें कहता है कि मौखिक और लिखित दोनों परीक्षाओं का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, बच्चे से हम मौखिक और लिखित, ओरल और रिटेन, किसे, ओरल एंड रिटेन, रिटेन, ओरल और रिटेन दोनों प्रकार के एग्जामिनेशन लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं, ओरल और रिटेन एग्जाम लेते हैं आप। यहाँ पर टीचर क्या करता है, बच्चे को क्या सिखाया, किस तरीके से सिखाया, ये सब लेते हैं। अब जब एग्जामिनेशन हम लेंगे तो एग्जामिनेशन के लिए मैंने दो तरीके बताए थे। कौन सा, आपका एक ऐसे टाइप एग्जामिनेशन होता है और दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होता है। इन दोनों के प्रकार, इन दोनों का प्रयोग करके हम जो है इसमें जो है अपनी चीजों को लागू कर सकते हैं। बच्चे का क्या करते हैं, मूल्यांकन हम लोग कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, रिकॉलिंग होता है। इसमें और क्या होता है, रिकॉल होता है, रिकॉल होता है, रिकॉल के साथ एंड रिकॉग्निशन होता है आपका, रिकॉल एंड रिकॉल एंड रिकॉग्निशन होता है आपका। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, किसी भी ये ऑब्जेक्टिव टाइप, ये इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, याद रखिएगा। अब आपको ये ध्यान में रखना होगा, रिटेन जो एग्जाम होता है वो ऐसे टाइप में हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन रिकॉल और रिकॉग्निशन की बात हम करेंगे तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन में आपका आएगा। किस में आएगा,
ऑब्जेक्टिव टाइप में आपका आएगा, इसको लिख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होता है आपका। तो इसमें आपको अब समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट सिस्टम में बच्चे के मूल्यांकन करने के लिए हम लोग सपोर्ट सिस्टम का प्रयोग करते हैं, जिसमें ओरल, रिटेन, एसे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन हम लोग यहाँ पर लेते हैं उसका, ठीक है, क्लियर है जी सर। हम लोगों ने चारों यस सर, पॉइंट्स को क्लियर। डिस्कस किए। हम यहाँ पर अब इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स को भी एक एक दो लाइन में पढ़ लेते हैं या समझ लेते हैं कि इसके गुण और अवगुण क्या होते हैं। इसका प्रयोग कहते हैं कि यूजफुल फॉर द चिल्ड्रेन एट लोअर क्लासेस, मतलब निम्न कक्षाओं के बच्चों के लिए ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि फर्स्ट स्टेप फॉर ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग इंपॉर्टेंट रोल ऑफ टीचर, मतलब शिक्षण के आयोजन के लिए यह पहला कदम जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें शिक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। तो ये इसके गुण होते हैं, इसकी विशेषताएं होती हैं। अब इसके डिमेरिट्स की बात करेंगे, अवगुण की बात करेंगे, तो कहता है कि डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स कैपेबिलिटीज, मतलब इसमें कहता है कि छात्र की क्षमताओं के विकास में योगदान नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रटने पर ज्यादा जोर दिया जाता है, उसके इंटरेस्ट पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आपको याद रखना है, चाहे तो आप नोट कर लीजिए कि छात्र की क्षमताओं के विकास पर योगदान नहीं हो पाता है या योगदान नहीं दिया जाता है, डज नॉट कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स कैपेबिलिटीज, ठीक। दूसरा इसमें क्या होता है, दूसरा पॉइंट होता है, इसमें कहते हैं स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड क्रीमिंग, मतलब इसमें सख्त अनुशासन होता है और रटने पर ज्यादा जोर दिया जाता है, मतलब प्रमोट रोट लर्निंग, इसमें रोट लर्निंग पर ज्यादा प्रेशर किया जाता है, इसलिए ये इसके जो है इसके अवगुण या इसकी कमियों के बारे में हम कह सकते हैं। इतने पॉइंट आपके होते हैं। गुण की बात करेंगे, इसकी विशेषताओं की बात करेंगे, तो ये क्या होता है, कहता है कि यूजफुल फॉर द चिल्ड्रन एट लोअर क्लासेस, मतलब लोअर क्लासेस में इसको यूज करते हैं, लोअर क्लासेस, ठीक है, लोअर क्लासेस में क्या करते हैं, यूज करते हैं, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे, इसमें कहते हैं कि ये जो है शिक्षा आयोजन का पहला चरण होता है, मतलब पहला स्तर होता है, ये पहला स्तर माना जाता है और सबसे निम्न स्तर माना जाता है। इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट ऑफ किसका होता है, इंपॉर्टेंट और टीचर, इंपॉर्टेंट कौन है, टीचर है आपका, ठीक। तो ये तो इसकी विशेषताएं, लेकिन इसके डिमेरिट्स की बात करेंगे, क्या बात करेंगे, डिमेरिट्स की बात हम लोग करेंगे। डिमेरिट्स की हम बात करेंगे, डिमेरिट्स में आपका क्या आता है, डिमेरिट्स में कहता है कि छात्रों की क्षमताओं के विकास में योगदान नहीं दे पा रहा, मतलब डज नॉट कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट कैपेबिलिटी, मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स कैपेबिलिटीज, ठीक है, स्टूडेंट कैपेबिलिटीज, ठीक, स्टूडेंट कैपेबिलिटीज में ध्यान नहीं दिया जाता, मतलब स्टूडेंट कैपेबिलिटीज पर इस पर ज्यादा प्रेशर या ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है। फिर आपका नेक्स्ट इसमें क्या बात करता है, नेक्स्ट इसमें कहता है कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है आपका, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है आपका, एंड क्रीमिंग होता है आपका, ठीक। इसमें हिंदी में लिखेंगे सख्त अनुशासन और रटना, इन दोनों पर ज्यादा जोर मतलब इसकी कमियां है कि इसमें सख्त अनुशासन होता है और इसमें रटना होता है आपका। प्रमोट द रोट लर्निंग, ठीक।
रोट लर्निंग मतलब यहाँ पर रटकर सीखने पर ज्यादा जोर दिया जाता है या रटकर सीखने पर ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। आज हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है ना, और कल की डेट में हम लोग इसके आगे अंडरस्टैंडिंग लेवल को और रिफ्लेक्टिव लेवल को डिस्कस करेंगे। ये है जितने पॉइंट्स हैं आपको यहाँ पर हम लोगों ने आज की डेट में जो हम लोगों ने बात करी है वो एनटीए यूजीसी नेट का जो सिलेबस होता है, या आप कह सकते हैं जो एमए कर रहे हैं, जो एमएड कर रहे हैं, जो बीएड कर रहे हैं, जो शिक्षा शास्त्र से संबंधित कोई भी क्लास कर रहे हैं या कोई भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोगों ने आज की डेट में शिक्षण के आयोजन पर डिस्कस किया है, बात करिए, जिसमें इसमें 3 स्तर होते हैं। आपके मेमोरी स्तर, जिसको स्मृति स्तर, दूसरा अंडरस्टैंडिंग स्तर होता है, तीसरा रिफ्लेक्टिव जो चिंतनशील स्तर होता है। उसमें आज हम लोगों ने पहले पार्ट को डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट जो है कल की डेट में हम लोग इसके आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्लीज आप लोग में आज हम जो है नहीं पूछेंगे, हम जो है कल की डेट में पूछेंगे आपसे, लेकिन आप उसको कंप्लीट करके आइएगा। उसमें कंप्लीट पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। हम उसमें पूछेंगे कि क्वालिफायर क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। आईसीएफ मॉडल के स्ट्रक्चर 2 भागों में डिवाइड है, आपके एक फंक्शनल है और एक कॉन्टेक्सुअल फैक्टर है। इसमें हम सीट के बाद सीट फ्रेमवर्क जो होता है SEAT सीट फ्रेमवर्क क्या होता है उसको पूछेंगे, जिसमें स्टूडेंट, इन्वायरमेंट, एक्टिविटीज एंड आपका टूल्स होते हैं, इन सब के बारे में पूछेंगे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप लोग याद करके समझकर जरूर आइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सब चीजें पूछी जाने लगी है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपके उसमें आपका और एक पॉइंट मैंने दिया था कि रेडीनेस ऑफ स्कूल एंड मॉडल ऑफ इंक्लूजन। तो मॉडल ऑफ इंक्लूजन में कितने प्रकार के मॉडल को पूछा गया है, बताया गया है, उसके बारे में भी आपको बताना है, डिस्कस करना है, ठीक है। रखिएगा यूनिट 7 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो यूनिट 7 को भी आपको कंटिन्यू वे में रिवीजन करके ही क्लास में बैठना है, कि यूनिट 7 को भी हम लोग पूछेंगे और यूनिट 10 से तो हम क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। तो कल के डेट में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।